हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर इंटेलिजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में 15 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और इसके अलावा कुछ इमेजेस भी हैं, तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक ऐसे सिनेरियो से होती है जहां पर बच्चा सो करके उठता है सुबह, तो वो देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत एक्साइटेड हैं अबाउट वोटिंग। ओके, बच्चा का नाम रहता है यहाँ पे शंकरन दिया हुआ है। ठीक है, तो शंकरन जब उठता है सुबह तो देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ऑल रेडी टू गो एंड वोट, वो बिल्कुल तैयार है वोट डालने जाने के लिए। और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पोलिंग बूथ में सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो ये सवाल उसके मन में आता है, व्हाई वर दे सो एक्साइटेड, यानी वो लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, शंकर ने जानना चाहता था। तो somewhat impatiently his grandfather explained we can choose our own rulers today, यानी किसी तरह से थोड़ा सा मतलब इम्पेशेंटली जो है उसके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि आज के दिन हम लोग अपना हुक्मरान, अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, यानी जो इंसान थे वो रूलर कैसे बने। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो बहुत गौर से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो दिया हुआ है ना कि चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। मतलब ये 50 साल पहले के आसपास की बात है कि जब इस तरह से वोट दे करके अपना हुक्मरान, अपना नेता चुनने का ये जो रस्म शुरू हुआ, ये रिवाज शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि अभी अगर ये शुरू हुआ तो पास्ट में, जो पॉइंट नंबर 2 है, हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, पास्ट में रूलर कैसे चुने जाते थे। ठीक है, कोई भी इंसान राजा कैसे बनता था। ठीक है, तो उसके जवाब में थर्ड पॉइंट ये है ना कि सम ऑफ द राजाज वर प्रोबेबली चोजन बाय द जन, द पीपल। ये जो जन जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है, ये हिंदी में आज तक ये यूज में है, यानी जिसका मतलब है लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो पूछते हैं ना ऐसे कि हाँ भाई कितने लोग थे, तो कितने जन थे, इस तरह से चीजें होती है ना कन्वर्सेशन में। तो ये जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है कि राजा को शायद ऐसा होता था कि राजा को वहां के जो उस जगह के जो लोग थे वो चुनते थे कि हाँ भाई तुम हमारे राजा, तुम हुक्मरान, तुम हमारे लीडर, है ना। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। लेकिन वक्त बदलता गया और 3000 साल पहले जो है वो ये जो राजा को चुनने का जो तरीका था वो चेंज हो गया। तो क्या चेंज हुआ, अब वो स्टोरी आती है, तो ध्यान से सुनिएगा। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices, यानी कुछ लोग या कोई जो इंसान वो राजा के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता था कुछ बहुत ही बड़े कुर्बानी को दे करके, कुछ बहुत ही बड़ी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करके। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी वो हम लोग अभी देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 है द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। तो वो उनका जो रिचुअल जो होता परफॉर्म करते थे या फिर जो सेक्रीफाइस करते थे उसमें से एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम था हॉर्स सेक्रीफाइस या अश्वमेध। इसमें क्या होता था कि वो अपने घोड़े को फ्रीली छोड़ देते थे। ठीक है, जैसे कोई एक राजा है, ठीक है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो राजा जो है अपना इलाका में तो वो राजा है ही, तो उसका जो घोड़ा होता था उसको वो फ्रीली छोड़ देता था। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। और उस राजा के लोगों के जरिए उसकी हिफाजत, उसका देखभाल किया जाता था और वो घोड़ा को मतलब छोड़ देता था। ठीक है, लेकिन नजर रखने के लिए लोग उसके साथ रहते थे। तो क्या होता था कि अब घोड़ा को आजाद छोड़ दिया तो वो तो ये नहीं है ना कि मतलब वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके कि हाँ ये मेरा इलाका खत्म हो गया तो अब यहाँ से वापस लौट जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता था। तो क्या होता था फिर, इफ द हॉर्स wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight। ठीक है, तो अगर वो घोड़ा चलते चलते किसी दूसरे किंगडम में चला गया और अगर वहां का राजा या उस राजा का कोई भी आदमी तो अगर उसको रोकता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जिसका घोड़ा भेजा गया वहां पे उसको राजा कबूल नहीं किया, तभी वो उसको रोका।
तो अब वहां के राजा को, जिसने उस घोड़े को रोका है, उसको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर ऐसा भी देखने में आता था कि अगर वहां के जो राजा हैं, जिसके एरिया से पहले वाले राजा के जरिए छोड़े गए घोड़े को पार करने दिया जाता था, अगर, तो ये माना जाता था कि उस सेकेंड वाले राजा ने फर्स्ट वाले राजा को राजा कबूल कर लिया है और ये मान लिया है कि मैं जो है कमजोर हूं और वो मेरे से स्ट्रांग है, तभी उसने उस घोड़े को छोड़ दिया, जाने दिया अपने इलाके से भी। तो अब ये चीज होती थी कि अगर उसने घोड़े को जाने दिया तब तो जंग तो नहीं होगी, लेकिन उसका इलाका अब इस वाले राजा का हो गया। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, और जब वो कुछ भी फंक्शन करता है तो फिर उसको बुलाया जाएगा। ये चीजें आपको अभी और आगे समझ में आएंगी। पॉइंट नंबर 10 है, These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. Okay? तो उन सब राजा को जिन्होंने कबूल किया है कि मेरे से भी स्ट्रांग आप हैं, ठीक है, तो उनको भी दावत दी जाती थी कि आप आए हमारे यहाँ, ठीक है, सेक्रीफाइस में। तो वो छोटे छोटे जो राजा थे जिन्होंने अपने पहले वाले जो राजा को बड़ा माना था, उनके दावत का कबूल करके वो वहां पर जाते थे और गिफ्ट वगैरह भी लेकर के जाते थे। और ये जो सेक्रीफाइस का ये जो रिचुअल होता था, ये परफॉर्म किया जाता था एक स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट के जरिए। प्रीस्ट का मतलब आप पुजारी समझ सकते हैं, जो कि स्पेशली ट्रेंड थे इस तरह की चीजों में, उनके जरिए ये परफॉर्म किया जाता था। पॉइंट नंबर 11 है, द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. तो जो भी राजा इस तरह का सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करता था, वो एक बहुत ही ताकतवर राजा के तौर पर उभर करके सामने आता था, ठीक है। और जितने भी राजा, दूसरे राजा जो उसके पास आते थे, ठीक है, जिन्होंने उनको अपना राजा कबूल कर लिया था, वो उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आते थे, है ना। पॉइंट नंबर 12 है, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। जाहिर सी बात है कि ये रिचुअल्स उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लिए हो रहा है, तो वो सेंट्रल फिगर होता है ना। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। और उसकी जो बैठने की सीट होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, ठीक है, जो उसका गद्दा होता है जिस पर वो बैठता है, या कभी वो टाइगर स्किन की भी होती है। और उसका जो चैरियटियर होता है, जो उसका कंपेनियन रहता है बैटल फील्ड में, और विटनेस करता है सारे एक्सप्लॉइट्स को, ठीक है, और बताता है उसकी तारीफ में कि मतलब ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, जंग ये बहुत अच्छा लड़ते हैं, ठीक है, या इसमें ये इनमें खूबियां हैं, इनमें राजा बनने के लिए ये खूबियां हैं, मतलब इस तरह की चीजें पॉजिटिव वे में वो उनकी तारीफ करता था, ठीक है। जो चैरियटियर रहता था, जो कंपेनियन था इन द बैटल फील्ड हैड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड द टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उसके रिलेटिव्स की। जब वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा होता है वो राजा, तो उसके रिलेटिव्स भी कुछ छोटे मोटे माइनर से रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, स्पेशली उनकी बीवी और उनका जो बेटा। हिज रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, यानी कई तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स उनको परफॉर्म करने पड़ते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. तो अदर राजा से यहाँ पर मुराद, यहाँ पर तात्पर्य ये है कि वैसे राजा जिन्होंने घोड़े को पार होने दिया था, मतलब उन सब का इलाका अब इस राजा का हो गया, तो वो सारे राजा अभी आए थे यहाँ पे और वो चुपचाप से बैठ के देख रहे थे, जो भी मतलब देखते थे कि जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है सेक्रीफाइस का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। पानी को छिड़कना, जैसे गुलाब जल छिड़का जाता है ना, मतलब इस तरह से आप इसको समझें। स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर, सैक्रेड वाटर का मतलब है कि बहुत पवित्र जो जल है, बहुत ही होली जो वाटर है, सैक्रेड जो वाटर है, उसको किंग पर वो छिड़कता था, ठीक है, परफॉर्म करने के दरमियान में, रिचुअल्स परफॉर्म करने के दरमियान में। कौन छिड़कता था? किंग पर छिड़कता था प्रीस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, यानी जो साधारण लोग होते थे जैसे विश या वैश्या, ये लोग भी गिफ्ट लाते थे राजा के लिए। लेकिन एक और चीज आखिरी में ये समझिए, हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। यानी फिर भी जो है आगे क्या बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बिरादरी, कुछ ऐसे लोग जो प्रीस्ट के जरिए शूद्रा की कैटेगरी में आती थी, उनको एक्सक्लूड यानी उनको शामिल ही नहीं किया जाता था कई सारे रिचुअल्स में। तो आई होप कि यहाँ तक टॉपिक ये क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है वर्णास का, ठीक है। तो वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड।
तो जिस पीरियड की बात कर रहे हैं तो उस वक्त कई सारे बुक हम लोगों ने कंपोज किए हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कंपोज किए गए हैं, यानी उसकी रचना हुई है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ का मतलब यहाँ पे है उत्तर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में, स्पेशली वो जो एरिया है ना जहाँ पर गंगा और यमुना नदी बहती है उस एरिया में, ठीक है। और ये जो बुक है इसको हम लोग लैटर वैदिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है ना। हम लोगों ने 4 वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राइट, आपको याद भी होगा। तो ऋग्वेद जब कंपोज किया गया, जब ऋग्वेद की रचना की गई तो उसके बाद ये सब चीजें हुई थी, इसलिए इसको ना जैसे इंग्लिश में हम लोग लैटर बोलते हैं ना, लैटर यानी बाद में, तो लैटर वैदिक कहते हैं, यानी वैदिक के बाद में, ठीक है। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लैटर वैदिक बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर नंबर 4, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, ओके। तो ऋग्वेदा जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पुराना वेद है, तो उसके बाद के जो वेद लिखे गए हैं उसको लैटर वैदिक कहा जाता है। इसमें क्या क्या कौन कौन से बुक शामिल हैं? इसमें सामवेद भी शामिल है, यजुर्वेद भी शामिल है, अथर्ववेद भी शामिल है, और इसके साथ साथ दूसरी अदर बुक्स भी शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज वर कंपोज बाय प्रिस्ट, और ये प्रिस्ट के जरिए कंपोज किए गए थे, और उसमें ये भी डिस्क्राइब किया गया था कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उसमें दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और उसमें सोसाइटी यानी समाज के लिए भी रूल्स दिए गए थे। There are several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people। यानी उस वक्त जो है कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे सोसाइटी में, बहुत सारे ग्रुप्स को यहाँ पर मेंशन भी किया गया, जैसे प्रिस्ट है, वॉरियर है, तो पुजारी हुआ, वॉरियर का मतलब योद्धा जिसका काम है जंग लड़ना, ठीक है, लोगों की हिफाजत करना। फार्मर्स का मतलब आप समझ रहे हैं किसान, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल। तो ये सारे ग्रुप्स थे उस सोसाइटी में जो मौजूद थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है सम प्रिस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। यानी कुछ प्रिस्ट और वॉरियर्स तो अमीर थे जैसे कि कुछ किसान और ट्रेडर्स यानी व्यापारी अमीर थे, लेकिन दूसरी तरफ इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। तो दूसरी तरफ बाकी लोग गरीब थे, जैसे उसमें हर्डर्स भी हो गए, चरवाहे वगैरह, क्राफ्ट्स पर्सन्स जो क्राफ्ट्स करते हैं, ठीक है, लेबरर्स यानी मजदूर हो गए, फिशिंग फोक हो गया, हंटर्स एंड गैदरर्स, ये गरीब थे। तो अमीर में यहाँ पर प्रिस्ट एंड वॉरियर प्लस कुछ फार्मर और ट्रेडर, गरीब में हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्णा के बारे में, जो हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया है। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णाज। तो प्रिस्ट जो थे उन्होंने वर्णाज जो है लोगों को 4 ग्रुप में बांटा है, जिसको वर्णाज कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम यानी प्रिस्ट के मुताबिक ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, यानी हर वर्णा का अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। तो वो कौन से 4 वर्णा है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड में। पहले उनको एक जगह पर मैंने लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फर्स्ट है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्याज, उसके बाद शूद्राज। आप दाईं तरफ दिए गए पिक्चर को भी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्ण व्यवस्था है यहाँ पर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है और वैश्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो वर्ण है जो ग्रुपिंग किया गया है, फर्स्ट है ब्राह्मण, ओके। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण के ग्रुप में रखा गया था, और उनसे ये एक्सपेक्टेशंस थी, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वेदा की स्टडी भी करेंगे और टीच भी करेंगे और सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करेंगे, साथ में वो गिफ्ट भी रिसीव कर सकते थे, ठीक है। क्षत्रिय की बात करते हैं। इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स ऑल्सो नोन एज क्षत्रियाज। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, यानी जंग लड़ना, ठीक है, लोगों की हिफाजत करना, ये सब क्षत्रिय का काम होता था। तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय वाले वर्ण में रखा गया था, क्लियर। थर्ड देखते हैं वैश्याज। द थर्ड वर द विश और द वैश्याज। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि थर्ड में वर्णा में है विश या वैश्या, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो या तो किसान हो, या हर्डर्स यानी चरवाहे हो, या व्यापारी हो। तो दोनों ही क्षत्रिय और वैश्या ये लोग भी जो है परफॉर्म कर सकते थे सैक्रिफाइस। ब्राह्मण तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा क्षत्रिय और वैश्य भी परफॉर्म कर सकते थे सैक्रिफाइसेस। अब बात करते हैं आखिरी वर्णा की, शूद्राज की। द फोर्थ एंड लास्ट वर द शूद्राज हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। Often women were also grouped
with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. तो ये जो फोर्थ वर्णा है शूद्रास, इनको जो है इसमें रखा गया था और ये तीनों बाकी ग्रुप को सर्व करने का काम करता था, ठीक है। यानी बाकी तीन ग्रुप से मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास, उनको ये सर्व करने का काम करता था और उनके रिचुअल्स में परफॉर्म करने में वो हेल्प करता था, लेकिन खुद रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकता था। और इसी के कैटेगरी में वुमेन को यानी औरतों को भी रखा गया था। तो वुमेन और शूद्रास इनको वेदा की भी स्टडी करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है, कि वो खुद से अगर चाहें कि चलो ठीक है स्टडी करते हैं वेदा की, तो उनको इजाजत नहीं थी उस चीज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो पॉइंट नंबर 9 है, जो यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट से हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सब के बारे में देखा, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में है। तो अभी हम लोग पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin, and so on. तो priest का ये उसका दलील ये था, जो priest होते थे, कि जो है ऑटोमेटिकली बाय बर्थ जो है ये डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो ग्रुप है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी के माता पिता, किसी के पापा मम्मी, अगर फादर मदर अगर ब्राह्मण है, तो उनके घर पे जो बेटा या बेटी पैदा होगी, जो भी औलाद होगी, वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होगी। इस तरह से मतलब उनका कहना था। तो बाद में क्या हुआ कि दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, यानी वो छुआछूत वाली के उसको वो अनटचेबल है, उसको मत छुओ, या उसके साथ खाना नहीं खाओ, या उसके साथ मतलब रहो नहीं, वो वाली चीज शुरू हो गई। दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशंस, ठीक है। तो जब ये शुरू हो गया तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे जिनको प्रिस्ट ने अनटचेबल का नाम दे दिया, दर्जा दे दिया। उसमें क्राफ्ट पर्सन्स भी शामिल थे, हंटर्स एंड गैदरर्स भी शामिल थे, उसके अलावा वो लोग भी शामिल थे जो दफन करने के लिए जो कब्र वगैरह खोदते हैं, ठीक है, क्रिमेशंस, बरियल्स एंड क्रिमेशंस का जो काम करते हैं, ये लोग भी उसमें शामिल थे कि उससे टच मत हो जाना, ठीक है, उसके साथ रहना नहीं, उसके साथ खाना नहीं, मतलब इस तरह का एहसास वो करवाते थे कि एकदम ये गैर है, मतलब बुरा है, इस तरह से वो अनटचेबल का ही दर्जा दे दिए थे। आगे देखते हैं। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। पॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, जब आलूदगी की या प्रदूषण की बात करते हैं तो इंग्लिश में पॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम और गंदे नजरों से उन सबको देखा जाता था। कि प्रिस्ट का यह कहना था कि अगर उससे आप कांटेक्ट में भी आते हैं तो आप पॉल्यूटिंग की कैटेगरी में आ गए। द प्रिस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग, ठीक है, आप मतलब आलूदा हो गए, प्रदूषित हो गए, आप दूषित हो गए आप, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णा लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। तो बहुत सारे लोगों ने इसका अख्तलाफ किया, उन्होंने कबूल नहीं किया ये वर्णा सिस्टम को, ठीक है, जो कि ब्राह्मण के जरिए बनाया गया था। कुछ राजा जो थे वो प्रिस्ट से सुपीरियर खुद को मानते थे, ठीक है। उसके अलावा दूसरे ऐसे भी थे जिन्होंने महसूस किया कि बर्थ के हिसाब से, बर्थ के बेसिस पर वर्णा डिसाइड होना ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्णा पीपल बिलोंग टू, ठीक है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, कि अगर वो फलाना काम कर रहा है तो वो अच्छा है, अगर वो दूसरा काम कर रहा है तो वो खराब है, ठीक है। जैसे अभी का सूरत हाल है, हर कोई अपने टेबल पर फूड लाने की कोशिश कर रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट द फूड ऑन द टेबल, सिंपल सी बात है, कोई खिला नहीं रहा, ठीक है। तो उस वक्त भी यही चीज था कि जिसको जो काम समझ में आ रहा है, जो जिस काम में माहिर है वो कर रहा है। तो अगर आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, उसके काम के बेसिस पर इस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे तो समाज एकजुट होगा कि बढ़ जाएगा। इसलिए कई लोग इसको भी पसंद नहीं करते थे इस वजह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, ठीक है। दूसरों ने ये महसूस किया, बाकी दूसरे लोगों ने, कि हर इंसान को रिचुअल्स परफॉर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब बहुत ही आलोचना की, कड़ी आलोचना की कि ये अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये खराब चीज है। आखिरी पॉइंट है इसका, ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट से मतलब है यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे एरिया भी थे, मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक स्थिति से अगर देखा जाए, सोशल मतलब हो गया सामाजिक, इकोनॉमिक डिफरेंसेस मतलब माली हालत, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन या आर्थिक स्थिति, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं था, ठीक है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वाज लिमिटेड, और वो जगह कुछ ऐसी थी जहां पर प्रिस्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, वहां पे लोग उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, बहुत लिमिटेड कंडीशन था, मतलब बहुत लिमिटेड था वहां पे, है ना। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन
such as the Northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. चलिए अभी यहाँ से हम लोग जनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनपदा, महाजनपदा एंड सिटीज। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है जनपद का है, उससे पहले आप मैप में देखें, ठीक है। यहाँ पर मैप जो लगाया गया है, एनसीईआरटी में भी सेम मैप है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट जनपदाज, महाजनपदाज एंड सिटीज। तो जो कैपिटल लेटर में है ना वो महाजनपद है, और जो स्मॉल लेटर मतलब फर्स्ट जो लेटर सिर्फ कैपिटल है बाकी स्मॉल है वो जनपद है सिर्फ। तो जनपद और महाजनपद क्या है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। बस कुछ सेकंड आप रुकें और ध्यान से सुने। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदाज rather than जनाज और जन्स। अब एक बात ध्यान से आप समझिए, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि राजा जो है मतलब किसी जगह के तो वो राजा है ना, कि हाँ एक छोटी सी लोकेलिटी है यहाँ के हम राजा हैं और मतलब बाकी लोग हमको राजा मान रहे हैं और हम बाकी को अपनी प्रजा मान रहे हैं। तो वो लोग क्या है, उन लोगों को जन कह करके मतलब डिनोट किया जा रहा है, ओनली जन। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। जो लोग हैं वहां पर उनको जन कह करके डिनोट या फिर मतलब उनको ये माना जा रहा है कि हाँ ये जन है, ये लोग हैं। अब उसने अपना घोड़ा, ये रिचुअल परफॉर्म करने की बात अब हो रही है, उस राजा ने अपना घोड़ा अपने कुछ आदमियों के साथ छोड़ दिया, वांडर फ्रीली वाला जो हम लोग पढ़े थे, ऐसे ही छोड़ दिया कि जहां जा रहा है ये जाने दो। तो अब जितना इलाका में वो रुका तो उससे तो जंग हुई, हार गया तो बात ही खत्म, जीत गया तो वो इलाका भी उसका, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो रोका नहीं गया उस वहां के राजा के जरिया तो वो इलाका तो ऑटोमेटिक इसके इलाके के अंदर आ गया। तो अब कुछ लोग जो यहाँ पर थे, बाकी जगह पर जो लोग हैं, तो अब यहाँ के लोग वहां के लोग सब मिल गए ना, तो अब ये जन से जनपद हो गया, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं आप, फिर से समझिए। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than jans। तो जो राजा इस तरह के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करता था, तो चूंकि खुद की छोटी सी जगह का तो वो राजा था ही, अब दूसरी बड़ी बड़ी जगहों का भी वो राजा हो गया, तो अब वो जनपद हो गया, ठीक है। अब वो जनपदा का राजा हो गया। The word जनपदा literally means the land where जन set its foot and settled down। तो जनपदा का मतलब क्या होता है, जैसे पद का मतलब होता है पैर के निशान या पैर, ठीक है। जन का मतलब लोग। तो इसका लिटरली मीनिंग अगर आप देखेंगे, मतलब शाब्दिक अर्थ जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग हुआ जन हु सेट इट्स फुट, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपना पैर जमाया है वहां पे, सेटल हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो पहले की जगह फिर बाद की जो जगह उसके कंट्रोल में आती गई, तो वो सारे इलाके तो अब उसके अंदर में आ गए ना, उसके कंट्रोल में आ गया ना, तो अब वो जनपदा कहलाने लगा। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है कि इम्पॉर्टेंट जनपदास में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं तक्षशिला है, फिर यहाँ पे हस्तिनापुर है, ठीक है, कौशंबी है, फिर राजगिरी है, उज्जैन है, वैशाली है। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर जिसका कैपिटल है सिर्फ वही बता रहा हूँ, पूरा लेटर जिसका कैपिटल है वो नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि वो महाजनपद है। तो जनपद आपको समझ में आ गया ना कि जन का क्या मतलब है और जनपद का क्या मतलब है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपदास such as पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर near Meerut and अतरंजी खेड़ा near ईटा। The last two are in उत्तर प्रदेश, यानी मीरठ और अतरंजी खेड़ा ये जो है ईटा के पास, ये उत्तर प्रदेश में है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कुछ चीजें एक्सकैवेट की हैं, ठीक है, उसमें से पुराना किला भी है जो दिल्ली में है, और हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, और अतरंजी खेड़ा जो ईटा के पास है। तो ये सब जगह के बारे में बात हो रही है। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने ये पाया कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और वो मवेशियों को मतलब अपने साथ रखते थे, इसके अलावा दूसरे जानवर को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। और वो कई तरह के अनाज उगाना जानते थे, मिसाल के तौर पर कई तरह की फसलें उगाना जानते थे। मिसाल के तौर पर राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। तो ये सारे कुछ फसल हैं जिनको वो उगाना जानते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। इसका आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा फिर से, पहले इसको कवर कर लेते हैं। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। उस साइट में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉटरी मिली थी उसमें से एक जो है पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा है कि वो ग्रे पॉट्स होता था और उस पर डिजाइन किया जाता था पेंट, ठीक है, और उसमें सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप या पैटर्न बनाया जाता था। अब आपको मैं दिखाता हूँ इमेज। दिस इज द पेंटेड ग्रे वेयर फिगर। हाँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं
ठीक है, दाईं तरफ जो इमेज है। प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, यानी पेंटेड ग्रेवेयर से प्लेट्स, यानी प्लेट सिंपल, और कटोरा जिसको आप कहते हैं या बॉल्स, वो बनाए जाते थे। और इसके बारे में बताई जा रही इसकी खुसूसियत है, इसकी खूबी के बारे में कि ये बहुत ही फाइन होता था, मतलब टच करने पे बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस, बहुत ही स्मूथ सरफेस होता था, उबड़ खाबड़ सा नहीं होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता था, राइट। Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी खास मौके पे, किसी खास लोगों के लिए, किसी खास फूड को देने के लिए, भोजन को या ग़िज़ा को देने के लिए किया जाता होगा। तो ये अंदाजा की बात है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं महाजनपदार्थ, लेकिन मेरे ख्याल से फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो अगली वीडियो जो होगी, यानी अगला जो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर नंबर 5 का, उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा महाजनपदार्थ का, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर इसी चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे पूरा, ओके। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद,